बच्चों, मैं गोपाल सर। चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स। जितने भी बच्चे आज हमारे चैनल पर नए, उन सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों, जो नए सत्र है 2022 के लिए क्लासेस क्लास 12 फिजिक्स की हमने शुरू कर दिया है। और ये क्लासेस जो है वो सभी के सभी हिंदी माध्यम बोर्ड के बच्चों के लिए है। आप चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे आप एमपी, सीजी, राजस्थान या झारखंड किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए ये क्लास है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उस पर बेस्ड है। और चूंकि हमारा मीडियम हिंदी है, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही रोचक तरीके से हम आपको फिजिक्स समझाने की, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ते जाएंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को लेकर आएंगे हमारे चैनल में और क्लासेस का मजा लेंगे, लुत्फ लेंगे। फिजिक्स बिल्कुल नए अंदाज में, बहुत ही रोचक और मजेदार तरीके से। तो आज की क्लास की मैं बात करना चाहता हूं। हमने स्टार्ट किया था बच्चों चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है प्रकाश की ऑप्टिक्स। और मैंने चैप्टर नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स है। तो ये बड़ा जो चैप्टर है इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। 5 पार्ट्स में ABCD कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है बच्चों प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसका है लेक्चर नंबर 1। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चैप्टर जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो लेक्चर नंबर 1 जो होता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हम बहुत सारी बेसिक जो चीजें होती हैं उस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी की सारी बताते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लेक्चर नंबर 1। कभी भी आप कहीं भी कोई भी क्लास देखते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखें, किसी भी स्कूल में पढ़े, कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़े, तो जो पहला लेक्चर है वो मिस मत कीजिएगा वहां से। क्योंकि शुरुआत से सारी चीजें जब आपको पता चलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा और आपका नॉलेजमेंट बढ़ते जाएगा। वो 1 बाय 1 होता है, इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा जो भी चैप्टर होता है लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया करो। तो चलिए लेक्चर नंबर 1 आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। फिर हम एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, ये आपको बताएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले समझिएगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र क्या होता है। तो प्रकाशिक यंत्र के लिए बोलते हैं बच्चों कि प्रकाशिक यंत्र एक ऐसी युक्ति होती है, ओके, प्रकाशिक यंत्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से पास या दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है। यहां दोनों चीजें हैं, पास की चीजों को भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखते हैं और दूर की भी। क्योंकि ऐसी भी बहुत सारी वस्तुएं बहुत ही छोटी, जिनका आकार बोलते हैं, जिनका साइज बहुत कम होता है, हम जो अपनी खुली आंखें उनसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, खुली आंखें बोलने से मतलब है हम साधारणतः उनको देख नहीं पाते क्योंकि उनका आकार बहुत ही छोटा होता है। तो ऐसे वस्तुओं को देखने के लिए हमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और बहुत दूर स्थित वस्तुओं को भी हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या प्रकाशिक यंत्र की जो डेफिनेशन है वो यही बोलता है बच्चों कि प्रकाशिक यंत्र एक ऐसा युक्ति होता है जिसकी सहायता से पास और दूर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रकारों के, टाइप्स के, कि कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों तरह का इमेज बनाते हैं। वो रियल भी बनाते हैं इमेज, ठीक है, कैसा बनाते हैं, रियल इमेज भी बनाते हैं और इमेजिनरी भी बनाते हैं, दोनों का दोनों इमेज फॉर्म करते हैं। तो उसी के आधार पर इसको 2 टाइप्स में बांट दिया गया है। एक होता है बच्चों वास्तविक प्रकाशिक यंत्र, रियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं आप। तो ऐसे प्रकाशिक यंत्र, जैसा नाम है वैसी काम है, जो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। यह है बच्चों नेत्र और कैमरा। ठीक है, नेत्र हमारी आंखें जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, मान के चलिए आप अपने सामने स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो वस्तु जैसी स्थिति में रहेगी वैसी दिखाई देगा। अगर वस्तु सीधा है तो सीधा दिखाई देगा बच्चों, उल्टा है तो उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, सामने खड़े किसी व्यक्ति को देखेंगे तो ऐसा तो नहीं होता कि उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वो दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारी आंखों में उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो जैसा रहता है वैसी दिखाई देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वास्तविक। वैसे कैमरा भी, मोबाइल का कैमरा देखेंगे, फोटो क्लिक करते हैं ना मोबाइल के कैमरे से या कोई भी कैमरे से, तो जैसा आदमी खड़ा रहेगा वैसे ही दिखाई देता है उसका प्रतिबिंब। मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये वास्तविक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब
आभासी प्रकाशिक यंत्र की बात करते हैं। जिन प्रकाशिक यंत्रों में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बोलता है आभासी बनता है, उसे आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। जैसे कि सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, इनमें, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, दो हमारे पास प्रकार होते हैं, पहला है वास्तविक और दूसरा आभासी प्रकाशिक यंत्र। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आपको बताएंगे, यहां समझिएगा, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, जिससे हम आगे बढ़कर क्या करेंगे, हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, चंद्रमा दिखाई दे रही है और बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आप सभी बच्चों से यही है बच्चों कि क्या ये जो तारे हैं, बहुत सारे तारे, इनमें बहुत सारे क्या हैं, स्टार्स हैं, ग्रह हैं, तो क्या ऐसा है कि चंद्रमा हमको बड़ा दिखाई दे रहा है और तारे छोटे दिखाई दे रहे हैं? तो क्या ऐसा है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ऐसा है कि इन तारों का या जो ग्रह और दिखाई दे रहे हैं हमको, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको चमकते हुए, उनका आकार चंद्रमा की तुलना में छोटा होगा? सोचने वाली बात है। ऐसा तो हमको लग रहा है देखने से कि चंद्रमा का आकार बड़ा है और जो बाकी जो स्टार्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, उनका आकार कैसा है, छोटा है। मगर रियल में ऐसा होता नहीं है, रियल में ऐसा होता नहीं। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी ग्रह होंगे, ऐसे भी तारे होंगे जो चंद्रमा से भी क्या होंगे, बड़े होंगे, मगर हमको दिखाई कैसे दे रहे हैं, हमको दिख कैसे रहे हैं, ये सब छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब इसका मतलब है, ठीक है, इसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना। क्यों कोई वस्तु छोटा या बड़ा दिखाई देती है? छोटा या बड़ा दिखाई देने का जो रीजन है बच्चों, वो है जो हमारी आंखें, जो हमारी आंखें किसी वस्तु के साथ क्या बनाती हैं, कोण बनाती है, जिसे हम दर्शन कोण बोलते हैं या विजुअल एंगल बोलते हैं, वो रीजन होता है वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देने का। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहां बता रहा हूं बच्चों, क्या चीज, विजुअल एंगल या दर्शन कोण। तो दर्शन कोण क्या होता है, देखेंगे इधर, दर्शन कोण मतलब विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, ठीक है। क्या होते हैं, देखिए हमारी जो आंखें होती है बच्चों, ठीक है, जो हमारी आंखें होती है वो जब भी किसी वस्तु को देखती है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती है, मान के चलिए यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, तो क्या होती है, ये इसके साथ में एक एंगल क्रिएट करती है। क्या करती है बच्चों, एक एंगल क्रिएट करती है। ये जो हमारी आंखें वस्तु के साथ जो कोण बना रही ना, उस कोण को मान के चलिए मैं अल्फा नाम दे देता हूं। ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कोण होता है दर्शन कोण। ये कैसा होता है बच्चों, दर्शन कोण, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये क्या कहलाता है, दर्शन कोण। अब चलिए यही वस्तु को हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। वस्तु वही है ए बी, दूर कर दिए। अब देखिए जो एंगल क्रिएट हो रहा है, वो एंगल, ये एंगल, ये एंगल कैसा बन रहा है बच्चों, जो दूर वस्तु है उसका जो एंगल है वो थोड़ा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, ये कोण, ये छोटा बनेगा। इसको मैं अल्फा डैश ले लेता हूं। तो बोलने का मतलब यही है, जो पास स्थित वस्तु रहती है वो हमारी आंखों से जो कोण बनाती है, दर्शन कोण बनाती है बच्चों, उसका मान अधिक होता है, और दूर स्थित वस्तु जो दर्शन कोण बनाती है उसका मान कैसा होता है, कम होता है। तो किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है, वो विजुअल एंगल मतलब दर्शन कोण पर डिपेंड करता है। अगर दर्शन कोण का मान अधिक है, ठीक है, दर्शन कोण का मान क्या है बच्चों, अधिक है,
तो वस्तु हमको बड़ी दिखाई देती है, और अगर दर्शन कोण का मान कम है तो वस्तु हमको कैसी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। ठीक है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं, एक छोटी सी जो चिड़िया रहती है, कोई भी एक चिड़िया है या एक पक्षी है, वो अगर हमारे पास बैठी है, ठीक है, वो हमारे पास बैठी है, और दूर पहाड़ी पर ठीक है कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो क्या होती है, वो चिड़िया हमको बड़ी दिखाई देती है और दूर पहाड़ी पर बैठा व्यक्ति हमको छोटा दिखाई देता है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, व्यक्ति तो चिड़िया से बड़ा है। ठीक है, जो चिड़िया छोटी सी है ना, व्यक्ति उससे आकार में बहुत बड़ा है, जो उसका साइज है व्यक्ति का वो बड़ा है। मगर यहां क्या हो रहा है, जो चिड़िया है वो हमको कैसी दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है, व्यक्ति छोटा दिखाई दे रहा है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल, जो हमने आपको बताया, किसका बनना, दर्शन कोण का बनना, विजुअल एंगल का बनना। जहां दर्शन कोण का मान अधिक तो वो वस्तु बड़ी दिखाई देगी, दर्शन कोण का मान जहां कम हो जाता है वो वस्तु हमको कैसे दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। ठीक है, देखिए ना तो आप देख लेना, रात के समय अनुभव करना, चंद्रमा, एक फुटबॉल ले लेना और देखना चंद्रमा बड़ा है या फुटबॉल बड़ा है। फुटबॉल अपने पास में रहता है, फुटबॉल हमको कैसे दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। किससे, चंद्रमा से। क्या एक्चुअल में ऐसा है, बिल्कुल नहीं। चंद्रमा बहुत बड़ा है, एक ग्रह है, और फुटबॉल उसकी तुलना में बहुत ही छोटा है, मगर फुटबॉल भी हमको बड़ा दिखाई देता है। रीजन साफ है, फुटबॉल हमारी आंखों के साथ जो दर्शन कोण बनाती है उसका मान अधिक होता है, तो फुटबॉल की आकृति हमको बड़ी दिखाई देती है, जबकि चंद्रमा बहुत दूर है, जो एंगल बनता है विजुअल एंगल, उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए वो छोटी दिखाई देती है। तो वस्तु का बनना या बड़ा या छोटा होना किस पर डिपेंड करता है, दर्शन कोण पर। तो दर्शन कोण आपको समझ में आ गया है। ठीक है, हमारी आंखें किसी भी वस्तु के साथ जो कोण बनाती है वो क्या कहलाता है, ये दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। अब देखिए, बहुत सारे हमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, और जो है यहां हम पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर में सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सूक्ष्मदर्शी की। माइक्रोस्कोप लैब में देखे होंगे, बायो के जो बच्चे हैं या मैथ्स वाले बच्चे भी क्लास 9-10 में प्रैक्टिकल्स किए होंगे, आपको मिला होगा माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप हमको पढ़ना है, पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, वहां कैसे इमेज बनता है, और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब छोटा, ठीक है, दर्शी मतलब देखना। जब हम किसी छोटी वस्तु को, बहुत छोटी वस्तुओं को जो हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते बोलता है, उनको देखने के लिए एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। बहुत ही छोटी छोटी वस्तु को, और वस्तुएं कहां रहेगी, हमारे पास रहेगी। तो लिखता है सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र होता है जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित मतलब बड़े रूप में देखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वो होता है सूक्ष्मदर्शी। अब यहां मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धित मतलब रूप कैसा हुआ उसका, बड़ा हुआ, तो हमको उसका मैग्नीफाइंग पावर मतलब वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई में क्या करना पड़ेगा, हमको तुलना करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा ना कि कितना बढ़ा। ऐसा बोलने से कभी क्लियर नहीं होता कि आकृति बढ़ गई है, वो हमको कैलकुलेट, ये साइंस है, यहां हमको क्या करना रहता है बच्चों, कैलकुलेट करना रहता है और बताना रहता है जो उसकी यथार्थ वैल्यू है या जो उसके सही वैल्यू है वो बताना रहता है। तो उसके लिए हमको कैलकुलेशन पार्ट की जरूरत पड़ती है। तो कैलकुलेशन पार्ट के लिए बोला आवर्धित है तो कैसा आवर्धन है, तो उसके लिए हमको आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर निकालने की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। जो इमेज है वो नेत्र पर जो अंतरित कोण बनाता है या दर्शन कोण बनाता है बटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलता है। ये शब्द बहुत आएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह दूरी होती है जहां स्थित वस्तु या प्रतिबिंब को हम कैसे देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो होती है बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। डिस्टिंक्शन विजन बोलते हैं, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। और ये वस्तु की दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी हमेशा कहाँ रहती है, जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसकी बाईं ओर रहेगी। इसको हमेशा जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन पार्ट में यूज करेंगे तो माइनस लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, माइनस। छोटी छोटी जो बातें बता रहे हैं ना उसको बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे आप, ठीक है। आगे, प्रतिबिंब की स्थिति के आधार पर सूक्ष्मदर्शी का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है बोलता है। अब प्रतिबिंब की स्थिति को देखते हुए दो प्रकार से हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। एक, जब प्रतिबिंब कहां बनता है बोलता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने जहां से वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और दूसरा जब प्रतिबिंब कहां बने बोलता है बच्चों अनंत पर। तो ये दोनों कंडीशन हम हर बार देखेंगे। आगे, अब
दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी, एक होता है बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज के क्लास में मैं लेकर चलने वाला हूं सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। तो चलिए पहले समझते हैं कि क्या होता है सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है उत्तल लेंस। मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, इसको रीडिंग लेंस भी बोलते हैं। बहुत लोगों को तकलीफ होती है बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, तो देखना वो एक प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस का यूज करते हैं जिसे रीडिंग लेंस भी बोलते हैं, उससे छोटे अक्षरों को बड़ा किया जा सकता है। तो वो होता है बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। या आप घड़ी साथ जो घड़ी बनाते हैं ना, उनके दुकानों में देखना घड़ी के जो पार्ट्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, वो अपनी आंखों पर एक जो रहता है सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं बच्चों, वस्तुओं को आवर्धित और बड़े रूप में देखने के लिए, ठीक है। तो यहां लिखा है जो एक हैंडल लगे फ्रेम में लगा होता है, इसे आवर्धक कांच या रीडिंग लेंस भी कहते हैं। आवर्धक कांच या क्या बोलते हैं हम, रीडिंग लेंस भी कहते हैं। मतलब आवर्धक कांच वही हो गया जो छोटी वस्तु को बड़ा किया, रीडिंग लेंस पढ़ने के लिए मैंने जैसा आपको एग्जाम्पल में बताया। यहां हमको आवर्धन क्षमता निकालना पड़ेगा, सेम फार्मूला है। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, उस दर्शन कोण की वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो वस्तु होगी उसके द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, और इन दोनों का अनुपात क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है। मैग्नीफाइंग पावर को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, इसको स्मॉल एम से। किससे डिनोट करेंगे हम, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, ये एम से। और जो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण होता है उसको बीटा से, और ये होता है बच्चों अल्फा। तो फाइनली हमारे पास m इज इक्वल टू फार्मूला बन जाता है बीटा अपॉन अल्फा, ये फार्मूला बनता है, हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब सिद्धांत, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो गोली पृष्ठों पर अपवर्तन जहां हमने देखा था लेंस के बारे में ना, वहां हमने लेंस द्वारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम बताया हुआ है। ये आप पढ़ने से पहले, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ने से पहले वो सारे के सारे नियम एक बार रीड जरूर कर लीजिए, ताकि यहाँ की चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ बोलता है बच्चों कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के कहाँ बोलता है, प्रकाशिक केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा जाता है, उन दोनों के बीच, ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस F के बीच में रखा जाता है। तो लेंस द्वारा, लेंस जो रहती है तो लेंस द्वारा उसका बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब, बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब उसी की ओर बनता है। इस प्रकार वस्तु आवर्धित रूप में दिखाई देता है। मतलब यह है कि जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप बनाएंगे, अभी जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार बता देता हूं आपको, जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो जो वस्तु रहेगी ना, जो ऑब्जेक्ट रहेगी, वो ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस के बीच रखेंगे, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर सीधा, वस्तु से बड़ा और आभासी प्राप्त होगा। तो चलिए यहां हम आपको बताते हैं बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्या करेंगे हम करेंगे बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या होता है ये होता है बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सबसे पहले हमेशा डायग्राम, फिजिक्स में याद रखिएगा डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये ठीक है। एक उत्तल लेंस है, लेंस को हम नाम दे देंगे बच्चों L, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर O। अब इसके सामने मैं यहां एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ये है बच्चों A B, ठीक है। क्या रखें, एक हमने उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस L नाम दे दिया बच्चों इसको। अब इसके सामने मुख्य अक्ष पर एक हमने वस्तु रखा है, वस्तु को क्या नाम दे दिया बच्चों AB। क्या नाम दे दिया वस्तु को AB। देखिए यहां से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात में, कहां से, जो लेंस का मुख्य फोकस होता है ना, वहां से होकर ये आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, ये आगे बढ़ गई। दूसरी प्रकाश किरण
कहां से होकर जाती है बच्चों? दूसरी प्रकाश किरण जो होती है वो प्रकाशिक केंद्र से हो जाती है, वो भी अपने मार्ग में क्या हो जाती है? आगे बढ़ जाती है। कौन सी कंडीशन में? जब ये वस्तु जो है वो फोकस, ये पहला फोकस, दो फोकस होते हैं, F1 ये दूसरा फोकस, F2 मुख्य फोकस होता है, F1 प्रथम मुख्य फोकस, F2 को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, जिसमें से मेन फोकस जो होता है वो F2 ही होता है। तो डायग्राम आपको क्लियर हुआ? फिर से सुनिएगा। एक उत्तल लेंस, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में, ऑब्जेक्ट क्या है? AB है। AB से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे गई बच्चों? समांतर गई, और ये मुख्य अक्ष के जब पैरेलल जाती है ना तो क्या होती है? फोकस से होकर जाती है, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरी प्रकाश किरण कहां से होकर गई बच्चों? दूसरी जो प्रकाश किरण है वो ऑप्टिकल सेंटर से हो गई, वो भी अपने मार्ग में सीधे चली गई, क्योंकि नियम में हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अब आगे की बात करते हैं। प्रतिबिंब तो यहाँ दोनों किरणें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? इनको हम पीछे की ओर खींचेंगे। किधर? डॉटेड लाइन से आप इनको कीजिएगा बच्चों पीछे, ठीक है। दोनों जिस बिंदु पर मिलेगी वहां वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है। वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही, किधर बच्चों? वस्तु की ओर ही बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ हमको? A1 B1, ठीक है। दिखाई दे रहा है? सीधा है, ठीक है, आभासी है, ठीक है, सॉरी मैंने वास्तविक बोल दिया था लग रहा है। सीधा है बच्चों, आभासी है, और वस्तु से क्या है? बड़ा है, वस्तु की ओर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब को हमने नाम दे दिया A1 B1, ठीक है ये। और अब यहां एक चीज याद रखना, ये यहां आप नाम दे देना बच्चों, इसको क्या नाम दे देंगे आप? A2। ये क्या है? ये A2 B1, जहां पर रखने पर वस्तु हमको स्पष्ट रूप से क्या होती है? दिखाई देती है, वो दूरी है बच्चों A2 B1। यहां तक की वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, ठीक है। तो A2 B1 जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहीं तक की वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो A2 B1 को अगर मैं किससे? O से मिलाता हूं। पहले आप प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण देख लीजिए। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को हम अल्फा बोलते हैं बच्चों। तो हमारे पास में जो अल्फा बन रहा है उसको पहले आप देख लीजिए, ये बड़ा वाला एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला जो एंगल है बच्चों, ये बड़ा वाला एंगल, ये क्या बन रहा है हमारे पास में? सॉरी, बीटा। ये क्या बन रहा है बच्चों? बीटा। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा होता है। और उसके बाद में जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो वस्तु है उसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण देखना है। तो ये दर्शन कोण जो छोटा वाला बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, वो बनेगा बच्चों अल्फा। और ये जो डिस्टेंस रहेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, उसको मैंने बोला D से डिनोट करेंगे। और ये कहाँ होती है? बाईं ओर होती है। लेंस के कहाँ आएगी बच्चों? बाईं ओर। क्लियर है बात? डायग्राम बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर से देखिएगा, मैंने सबसे पहले क्या बनाया था? एक उत्तल लेंस बनाया था। AB मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है जो कहाँ रखी है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। पहली प्रकाश किरण जो चली वो मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो फोकस से होकर आगे बढ़ गई। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से हो गई, वो भी आगे बढ़ गई। दोनों कहीं नहीं मिल रहे थे, दोनों को हमने पीछे किया, तो वस्तु का कैसे? बड़ा, आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब A1 B1 हमको प्राप्त हुआ। तो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, सॉरी प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ये प्रतिबिंब है A1 B1। तो ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है उसको हमने नाम दिया बच्चों बीटा, ठीक है। फिर स्पष्ट दृष्टि की वस्तु बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु, तो ये हमको यहां तक की वस्तु दिखाई देगी, तो हमने यहां तक का डिस्टेंस ले लिया A2 B1। तो ये कोण क्या हो गया बच्चों? अल्फा हो गया। क्या हो गया? ये अल्फा हो गया। तो चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों फार्मूले की। तो हमारे पास में मैंने बताया था M इजिकल टू फार्मूला क्या आता है? बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से चलिए फार्मूला दिखा देता हूं। फार्मूले में क्या बोला गया था बच्चों? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण क्या है? बीटा है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण क्या है? अल्फा है। तो ये दोनों की दोनों चीजें हमको लेके चलनी है। हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों M इजिकल टू बीटा अपॉन अल्फा। यहां पर बोला जाता है चूंकि किसके मान? अल्फा और जो बीटा होते हैं, बीटा के मान कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों? हम यहां हम लेके चलते हैं। अतः जो
अल्फा है हमारे पास में, क्या चीज है जो अल्फा है बच्चों, उसको हम मान लेते हैं tan अल्फा, और जो बीटा है बच्चों उसको हम मान लेते हैं tan बीटा। जो अल्फा है उसको हम tan अल्फा और जो बीटा है उसको बच्चों हम tan बीटा ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो क्या आ गया, इसलिए हमारे पास में जो फार्मूला बन रहा है बच्चों m इज इक्वल टू, वो फार्मूला आ जाता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक है, क्योंकि हमको वैल्यूज निकालना है तो यहां से हम tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप नाम दे देना बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब कहां देखेंगे आप, चित्र में जो आपके पास में डायग्राम बना हुआ है उस डायग्राम में दोनों वैल्यूज आपको निकालनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों tan बीटा से। कहां से स्टार्ट करेंगे हम, tan बीटा से। डायग्राम में दिखाई दे रहा है tan बीटा आपको, tan बीटा, बीटा क्या था हमेशा याद रखना, बीटा होता है बच्चों प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो प्रतिबिंब कहाँ है, A1 B1। तो tan बीटा के लिए देखेंगे तो ये एंगल देखिए, तो ये tan क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार होता है। तो लंब A1 B1, लंब क्या दिखाई दे रहा है A1 B1, और जो आधार है बच्चों वो OB1, क्या दिखाई दे रहा है हमको, OB1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा बच्चों tan बीटा A1 B1 अपॉन, ठीक है, OB1। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ये OB1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया tan बीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास में tan बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम tan अल्फा की वैल्यू, अब देखो इधर एक चीज और ध्यान से देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको समझ में आया, ये परपेंडिकुलर मतलब लंब A1 B1 और ये OB1 क्या आ गया बच्चों, आधार। मगर यहां देखेंगे दो त्रिभुज हमको समरूप दिखाई दे रहे हैं, A1 B1 O और ABO समरूप है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, जो संगत भुजाएं होती है वो समान होती है। तो A1 B1 को हम AB के समान ले सकते हैं, वैसे OB1 को हम OB के समान ले सकते हैं। तो थोड़ा सा लिखने का तरीका यहां आप बदल लीजिएगा, A1 B1 को लिख लेना बच्चों AB और OB1 को क्या लिख लेना बच्चों, OB। क्लियर बात, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप बनते हैं, ABO और A1 B1 O दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज बनते हैं, इसलिए हमने ये काम किया। तो ये tan बीटा इज इक्वल टू A1 B1 अपॉन OB1 इज इक्वल टू AB अपॉन OB, ये हमारे पास आ गया। अब आगे यहीं से ना ये tan बीटा आ गया, अब मैं क्या निकालूंगा बच्चों, इसके बाद में tan अल्फा निकाल लेता हूं। तो tan अल्फा क्या था, ये था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरिक्ष कोण। तो स्पष्ट दृष्टि मैंने बताया जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहीं पर सेम वस्तु के आकार को हमने ले लिया। तो ये A2 B1 है, क्या है बच्चों, ये A2 B1 है। तो फिर से यहां हम देखेंगे लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों A2 B1 अपॉन, ठीक है, ये O से B1 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, यही बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये हम कहां ले रहे हैं बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट विजन है उसको हम कैपिटल D से डिनोट किए, तो ये आपको क्या लेना है बच्चों, ये आप D लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, इसको आप D लेंगे। ये हमारे पास आ जाता है बच्चों कैपिटल D, क्या आ जाता है, ये हमारे पास में कैपिटल D आ जाता है। तो A2 B1 को देखो, A2 B1 और AB इक्वल है, तो A2 B1 की जगह हम AB पुट कर लेंगे और ये आ गया बच्चों AB अपॉन D। ठीक है, AB अपॉन D। अब समीकरण नंबर 1 में मान रखिए, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू, देखिए बहुत ध्यान से देखते जाएंगे ना, समीकरण नंबर 1 से M इज इक्वल टू M tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा आया बच्चों AB अपॉन OB और ये आया हमारे पास में AB अपॉन D। तो AB तो कैंसल, क्या बचेगा, ये D अपॉन OB। ये हमारे पास में M के लिए वैल्यू आ रही है बच्चों D अपॉन OB, क्या आ रही है, D अपॉन OB। ठीक है, अब बोलते हैं OB क्या चीज है, जहां OB क्या चीज है, लेंस से वस्तु की दूरी है। OB क्या चीज है बच्चों, लेंस से वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को U से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, U से। तो ये हमारे पास M इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों D अपॉन U, क्या आ जाएगा, D अपॉन U। और अगर हम चिन्हों का प्रयोग करें, उचित चिन्हों का बोलता है, जो साइन कन्वेंशन होता है कि प्रयोग से,
क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस डी, क्यों, क्योंकि बाईं ओर है, और u ये वस्तु की दूरी देखिए OB, ये भी किधर है बच्चों, बाईं ओर है, तो ये दोनों वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस डी माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली m इज इक्वल टू डी अपॉन यू। ये आया हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर। किसके लिए, बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से बच्चों आप बहुत ध्यान से डायग्राम बनाएंगे और पहले tan बीटा tan अल्फा निकाल लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू डी अपॉन ओबी, ओबी लेंस से वस्तु की दूरी होती है u, और d जो होता है डिस्ट्रिक्ट विजन। ये बहुत सारे बच्चों को अक्सर यही प्रॉब्लम होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जिस जगह पर वस्तु को अगर हम रखते हैं तो वो क्या दिखाई दे बच्चों, हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रतिबिंब जहां बना, प्रतिबिंब कहां बना, A1 B1 पर। अब प्रतिबिंब तो बड़ा बन रहा है, मगर यहां रखते हैं हम तो वस्तु हमको क्या होती, स्पष्ट रूप से दिखाई देती बगैर लेंस के भी। इसीलिए बोलते हैं इसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। ये कैपिटल D लेना, हमेशा भूलना नहीं। जब भी आप किसके लिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा अंतरित कोण निकालेंगे तो ये हमेशा कैपिटल D लेना, और बाईं ओर होती तो बच्चों माइनस लेके चलेंगे, और ये फार्मूला याद रखिएगा। अब चलिए, यहां आवर्धन क्षमता को दो स्थितियों में निकाला जाता है। कितनी स्थितियों में निकाला जाता है आवर्धन क्षमता को, दो स्थितियों में। अभी जो हमने देखा आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, d अपॉन यू। अब यहां दो स्पेशल केसेस होते हैं। पहला नंबर बोलता है जब क्या चीज, प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है। जब प्रतिबिंब कहां बने बोलते हैं बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो यहां आप यूज करना कौन सा फार्मूला, लेंस सूत्र। कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र मालूम है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ये यूज करेंगे। और थोड़ा सा ध्यान रखना अपने फार्मूले पर। फार्मूले में क्या है, d अपॉन यू, तो यहां से हमको d अपॉन यू निकालना है। तो कैसे आएगा, ये 1 अपॉन यू है, अगर मैं d का गुना कर देता हूं तो चलिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में d का गुना कर देंगे, तो ये d अपॉन f हो जाएगा बच्चों, और ये, ठीक है। और यहां एक चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बताने वाला हूं, प्रतिबिंब बोलता है, तो प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो v की जगह में क्या रखना पड़ेगा, माइनस डी। बात समझिएगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने बोलता है। प्रतिबिंब कहां बन रहा था, डायग्राम में आपने देखा है, इधर देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, A1 B1 भी। प्रतिबिंब की बात करते हैं तब, ये वस्तु की बात किए तो हमने वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण निकाला। अब प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो V जो दूरी है उसको हम क्या लेंगे बच्चों, माइनस डी लेंगे। ये चीज आप अच्छे से याद रखना, हमेशा ये आपको काम आने वाली, v की वैल्यू माइनस डी लेंगे। तो v की वैल्यू अगर मैं माइनस डी लेता हूं तो अगर d का गुना करता हूं तो देखिए यहाँ d हो जाएगा, और v की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, v के प्लेस में यहाँ हमारे पास में आ जाएगा माइनस डी, और ये माइनस डी अपॉन यू, और u भी बाईं ओर है तो साइन क्या लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे। तो ये d और d क्या हो गया बच्चों, कैंसल। d और d क्या हो गया, कैंसल। ओके, ये चीज, या इसको एक लाइन ऐसे कर लेना, रुकिए एक मिनट, ये हो गया हमारे पास। पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/f, ये हो जाएगा बच्चों 1/-d, और ये साइन माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। अब d का गुना कीजिए, d/f, ये हो जाएगा बच्चों, dd कैंसिल, तो -1 प्लस d/u, और यहां से मैं अगर d/u की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस d/f। मतलब ये हुआ कि जो m की वैल्यू है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो d/u की जगह मैं m पुट कर लूंगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस d/f। याद रखना, फार्मूले बहुत काम आते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये d/u इज इक्वल टू 1 प्लस d/f हमारे पास में फार्मूला आ गया जब प्रतिबिंब कहाँ होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साथ में आपको करना ही है। दूसरा कंडीशन, सेकंड, जब बोलता है प्रतिबिंब कहां बने बोलता है बच्चों, अनंत पर बने। प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है, कब बनता है, जब वस्तु कहां होती है बच्चों, फोकस पर होती है। वस्तु कहां होती है, फोकस पर, तो u इज इक्वल टू f। तो सीधे सीधे फार्मूले में आ जाते हैं, m इज इक्वल टू, इसलिए ये हो जाएगा d/u से d/f हो गया, ठीक है। तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप, इतना काम आपको करना है,
ठीक है, बहुत ही मैंने आराम से बताया और आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है। कोई भी डाउट होगा तो आप क्लियर कर सकते हैं बच्चों कमेंट बॉक्स में आकर। और मैं आप सभी बच्चों से ये बोलना चाहता हूं कि पूरा का पूरा जो आपके सत्र 2022 है उसकी क्लासेस हम अवेलेबल कराएंगे सभी हिंदी माध्यम के लिए, और ज्यादा से ज्यादा आप जुड़ते रहिए। और जुड़ने के बाद जरूर बताएंगे बच्चों कि आप कौन से बोर्ड से हैं, ठीक है, तो आपकी सिलेबस के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है उसी हिसाब से हम आपको आगे की तैयारी कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।